हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ फजा फिजिक्स। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मैथमेटिकल मेथड्स के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, हमने क्लास 11th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिकल मेथड के ऊपर एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसका ये है लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम बात करेंगे रेजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर के बारे में। तो आइए समझते हैं ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अंदर वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स निकल सकते हैं और उन कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड किस तरह से फाइंड किया जाए। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होता है इसके अंदर, उसका हम डायरेक्शन कैसे पता करें विद द हेल्प ऑफ दिस कंपोनेंट्स। तो चलिए समझेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कंसिडर करेंगे कि हमारे पास एक प्लेन है। सर कौन सा प्लेन है हमारे पास? हमारे पास है एक्स वाई प्लेन। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक्स वाई प्लेन में यहाँ पर हमारा ओरिजिन है। मान लो कि यहाँ पर हमारा क्या है? ओरिजिन। और इस ओरिजिन से मैं एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ, डेट इज ओ ए। मैं एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ जिसका नाम है ओ ए। ये चीज़ क्लियर रहेगा ना? ये जो ओ ए वेक्टर है ना, ये एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये चीज़ क्लियर है? इसका मतलब कुछ इस डायरेक्शन में हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जब डिस्प्लेसमेंट एक्स वाई प्लेन में कुछ इस डायरेक्शन में हो, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा डिस्प्लेसमेंट कुछ एक्स एक्सिस में भी हुआ है और हमारा डिस्प्लेसमेंट कुछ वाई एक्सिस में भी हुआ है। आप बात को समझ रहे हो? मैंने क्या किया, जब हम देखते हैं ऐसे कि हमारा डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसे एक्स वाई प्लेन में हो रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा कुछ डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्स एक्सिस में हुआ है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हुआ है, और कुछ डिस्प्लेसमेंट हमारा वाई एक्सिस के अलॉन्ग हुआ है। नाउ द क्वेश्चन इज कि एक्स एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग इस ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। कहाँ पर? एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है जो कि ए से एक्स एक्सिस के ऊपर है। ये एक परपेंडिकुलर लाइन है। यहाँ तक क्लियर रहेगा आपको? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ओ से लेकर के यहाँ तक, इसको मैं कुछ नाम देता हूँ। लेट से हम इसको नाम दे रहे हैं बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि O से लेकर के B तक हम लोग यहाँ पर एक वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये जो वेक्टर है OB, ये हमको बताएगा कि जो OA वेक्टर है वो एक्स एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट किया है। क्लियर रहेगा? ओके। नाउ इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, हम लोग A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं Y एक्सिस के ऊपर। तो हम यहाँ पर A से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। कहाँ पर? Y एक्सिस के ऊपर। अब यहाँ पर हम कुछ नाम देते हैं इसे, तो हम लोग इसे नाम देते हैं सी। क्या नाम देते हैं? सी। तो इससे हमें पता चलेगा कि ये जो ओ ए वेक्टर है, इसने वाई एक्सिस में कुछ ओ सी डिस्प्लेसमेंट किया हुआ है। कितना? ओ सी वेक्टर जितना डिस्प्लेसमेंट किया हुआ है। बोलो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, वापस एक बार। तो हमारे पास ओ ए एक वेक्टर था और ये वेक्टर ने दो एक्सिस में कुछ तो डिस्प्लेसमेंट किया है। एक एक्स एक्सिस में ओ बी जितना डिस्प्लेसमेंट किया है और एक वाई एक्सिस में ओ सी जितना डिस्प्लेसमेंट किया है। ये चीज़ क्लियर रहेगा आपको? पक्का? ओके। नाउ मैं इस दर पे लिख देता हूँ इसको, ये ओ बी वेक्टर है, और यहाँ पर लिख देता हूँ ये ओ सी वेक्टर है। क्लियर रहेगा? कोई डाउट नहीं है? अच्छा, इसे ओ बी और ओ सी लिखने की जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, एस का डिस्प्लेसमेंट है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये हमारा एस का डिस्प्लेसमेंट है अलॉन्ग वाई एक्सिस। क्लियर रहेगा? पक्का? यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है? तो ऐसे केस में ये जो आपका ओ बी वेक्टर है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस। क्या बोलेंगे? ये जो आपका ओ बी वेक्टर बना हुआ है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, इसको हम लोग बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ एस वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये जो आपका ओ सी वेक्टर बना हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ एस वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस। क्लियर रहेगा? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके लिए। यहाँ पर जो आपका एस एक्स है वो क्या है? कंपोनेंट है। वो क्या है? कंपोनेंट है। सर किसका कंपोनेंट है? कंपोनेंट ऑफ एस वेक्टर है। कहाँ पर? अलॉन्ग एक्स एक्सिस। कहाँ पर?
अलोंग एक्स एक्सिस। बोलो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। सेम उसी तरह जो आपका एस वाई है वो क्या है, वो कंपोनेंट है। अच्छा, किसका कंपोनेंट है, सेम एक्स एस का है, किसका, एस वेक्टर जो है ना इसका कंपोनेंट है, लेकिन ये किसके अलोंग है, अलोंग वाई एक्सिस है। बोलो यहाँ तक की सारी बातें आपको क्लियर है, पक्का। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूँ कि जो एस एक्स है, ये जो एस एक्स है इसका और कोई नाम है क्या, तो आप बोलोगे इसका और नाम है ओ बी वैक्टर, ठीक है। और इन सेम वे जो एस वाई है इसका एक और नाम है ओ सी वैक्टर। यहाँ तक कोई भी डाउट रहेगा आपको, पक्का नहीं रहेगा। ओके, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम इस ओ ए वैक्टर के ऊपर ना वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन को यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर वेक्टर एडिशन का यूज़ करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, तो हमें पता चलेगा ये जो ओ ए वैक्टर है, ये जो ओ ए वैक्टर है, आपका जो ओ ए वैक्टर है ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है ओ बी वैक्टर प्लस ओ सी वैक्टर के। बोलो सही बात है, ये जो आपका ओ ए वैक्टर है वो ओ बी वैक्टर प्लस ओ सी वैक्टर के इक्वल है अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन। अगर आप यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ यूज़ करोगे तो उसके अकॉर्डिंग तो यही होगा ना कि ओ ए वैक्टर जो है वो ओ बी वैक्टर प्लस ओ सी वैक्टर के इक्वल होगा। ये बात आपको समझ में आ गया। ओके, नाउ ओ ए वैक्टर को हम लोग बोल सकते हैं एस वैक्टर, और इन सेम वे ओ बी वैक्टर को हम लोग बोल सकते हैं एस एक्स वैक्टर, प्लस ओ सी वैक्टर को हम लोग बोल सकते हैं एस वाई वैक्टर। बोलो यहाँ तक क्लियर है, पक्का। तो इससे हमको क्या समझ में आया, इससे हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम लोग एस एक्स और एस वाई, एस एक्स वैक्टर और एस वाई वैक्टर इन दोनों को ऐड करते हैं तो एस वैक्टर हमको मिलता है। क्या मिलता है, एस वैक्टर मिलता है। और इसका अपोजिट भी सही है कि अगर हम लोग एस वैक्टर को, किसको, इस एस वैक्टर को स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में तो हमको एस एक्स वैक्टर और एस वाई वैक्टर यानी कि ओ बी वैक्टर और ओ सी वैक्टर का एडिशन मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे हमको दिख रहा है। तो इसी प्रोसेस को, यही स्प्लिट करने के प्रोसेस को, एस को ऐसे ही स्प्लिट करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फैक्टर। क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ फैक्टर। तो आइए इसके डेफिनेशन को देखते हैं। तो डेफिनेशन कहता है द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ गिवन वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फैक्टर। यानी कि हमारे पास गिवन वेक्टर है एस, अगर हम लोग इस एस वेक्टर को इसके कंपोनेंट में स्प्लिट कर देते हैं, जैसा कि हमने किया है, इस एस वेक्टर को हमने इसके कंपोनेंट एस एक्स वेक्टर और एस वाई वेक्टर में स्प्लिट कर दिया, और इसी स्प्लिट करने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फैक्टर। सो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअल मीनिंग क्या होता है रेजोल्यूशन ऑफ फैक्टर का। बोलो यहाँ तक कोई भी डाउट है आपको, नहीं। ओके, यहाँ पर एक बात आपको समझना पड़ेगा, वो बात ये है कि अगर आपके दोनों कंपोनेंट, जैसे कि यहाँ पे आपके पास दो कंपोनेंट है, अगर ये आपके दो कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहे, यानी कि अगर आपका एस एक्स वेक्टर परपेंडिकुलर है एस वाई वेक्टर के, देन उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे कि ये कैसे वेक्टर है, सॉरी ये कैसे कंपोनेंट है, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। क्लियर रहेगा, पक्का। अगर आपका एस एक्स वेक्टर और एस वाई वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, देन इन दोनों कंपोनेंट्स को हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। बोलो क्लियर रहेगा आप सभी को, पक्का, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। सो दिस इज रेजोल्यूशन ऑफ फैक्टर। अब हम लोग समझते हैं कि ये जो एस एक्स है आपका, एस एक्स यानी कि जो आपका ओ बी वैक्टर है, और जो आपका एस वाई है जिसको आप ओ सी वैक्टर भी बोल सकते हो, इसका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट किया जाए। ठीक है, तो आओ समझते हैं हम लोग कि इनका मैग्नीट्यूड हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम समझने वाले हैं कि जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं उसका मैग्नीट्यूड किस तरह से पता लगाए टू डायमेंशन में, यानी कि एक्स वाई प्लेन में। तो मैंने यहाँ पे एक वापस से एक्स वाई प्लेन लिया है, ये आपको यहाँ पर एक्स एक्सिस दिख गया है, और यहाँ पे ये आपके लिए वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो मैं यहाँ पे एक ओरिजिन भी बना लेता हूँ, तो आपको यहाँ पर एक ओरिजिन भी दिख रहा है। ठीक है, अब मैं इस एक्स वाई प्लेन के अंदर एक वेक्टर ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक वेक्टर दिख रहा है, इस वेक्टर को नाम देना ज़रूरी है, तो मैं कहता हूँ ये हमारा ओ सी वेक्टर है। क्या है, ओ सी वेक्टर।
यहाँ तक आपको कोई भी डाउट रहेगा नहीं। वापस एक बार रिपीट करता हूँ, मेरे पास एक एक्स वाई प्लेन था, इस प्लेन के अंदर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर हमारा ओरिजिन है। ओरिजिन से मैंने यहाँ पर एक वेक्टर ड्रॉ किया है जिसका नाम है ओ सी। ठीक है, क्लियर रहेगा। अब इस ओ सी वेक्टर का कुछ नाम होना चाहिए, तो मैं कहता हूँ इस ओ सी वेक्टर का नाम है आर वेक्टर। क्या नाम है इसका? आर वेक्टर। नाउ अभी हम लोगों ने पढ़ा था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जिसमें हमने ये समझा कि अगर आपके पास कोई वेक्टर रहेगा ओ सी वेक्टर या जो भी है प्लेन में, अगर आपके पास कोई भी वेक्टर है तो उस वेक्टर को आप दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो इस ओ सी वेक्टर के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट होगा अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरा कंपोनेंट होगा अलोंग वाई एक्सिस। तो जो एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होता है उसको हम किस तरह से फाइंड करते थे? उसको हम फाइंड करते थे इस सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके एक्स के ऊपर। तो मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ तक कुछ आया ये परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा पहला वेक्टर है, पहला जो कंपोनेंट है वो होगा। इसको हम कुछ नाम देंगे, तो हम इसको नाम देते हैं ए। क्या नाम देते हैं? ए नाम देते हैं। यहाँ तक क्लियर रहेगा। तो ओ ए जो है वो आपका ओ सी का पहला कंपोनेंट है जो कि अलोंग एक्स एक्सिस है। सेम इसी तरह मैं इस सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ पर भी आपके पास एक वेक्टर मिलेगा आपको, उस वेक्टर को भी कुछ नाम देंगे हम लोग। तो उस वेक्टर को मैं नाम देता हूँ बी। उस वेक्टर को क्या नाम देता हूँ? बी। तो यहाँ पर ओ सी वेक्टर को हमने दो कंपोनेंट में स्प्लिट कर दिया है, यानी कि हमने इसका रेजोल्यूशन निकाल लिया है। सबसे पहला है ओ ए वेक्टर और दूसरा है ओ बी वेक्टर। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है। नाउ एक बात समझो कि जो ओ सी वेक्टर है इसका एक्स एक्सिस के अलोंग कुछ एंगल होगा, तो हम लोग उस एंगल को बोल देते हैं थीटा। क्या बोल देते हैं? थीटा बोल देते हैं। बोलो यहाँ तक क्लियर रहेगा आपको? पक्का? ओके, बहुत बढ़िया। नाउ यहाँ पर ये जो ओ ए वेक्टर है इसको हम नाम देते हैं कुछ, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलोंग है आर का, तो हम इसको नाम देंगे आर एक्स वेक्टर। क्या नाम देंगे? आर एक्स वेक्टर। ये थोड़ा खराब हो गया, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, आर एक्स वेक्टर। सेम इसी तरह इसको हम लोग नाम देंगे ओ बी को आर वाई वेक्टर। क्या नाम देंगे? आर वाई वेक्टर। तो ये आर वेक्टर का दो कंपोनेंट यहाँ पे फॉर्म हो चुका है, एक आर एक्स वेक्टर और दूसरा आर वाई वेक्टर। बोलो आपको ये अच्छे समझ में आ गया है? पक्का? अच्छा, तो फिलहाल मैं यहाँ पर ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पर ओ सी वेक्टर जो है वो आर वेक्टर है और यहाँ पर ओ ए वेक्टर जो है वो एक्चुअल में आर एक्स वेक्टर है और जो यहाँ पर ओ बी वेक्टर है वो एक्चुअल में आर वाई वेक्टर है। बोलो यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है। नाउ यहाँ पे भी अगर हम लोग वेक्टर एडिशन का रूल लगाएंगे तो हमको ये पता चलेगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो मेरा ओ सी वेक्टर है ये किसके इक्वल है? ये ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर के इक्वल है। यानी कि जो मेरा आर वेक्टर है ये किसके इक्वल होगा? आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर के। बोलो यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है। अब एक बात आपसे मैं बोलना चाहता हूँ, ये आर एस वेक्टर क्या है? ये आर एक्स वेक्टर जो है ये ओ ए वेक्टर है और ये आर वाई वेक्टर क्या है? ये ओ बी वेक्टर है ना? अच्छा, अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो आर एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हम कुछ इस तरह निकालते हैं, मॉड में हम डाल देंगे आर एक्स वेक्टर को इस तरह से, या फिर हम सिर्फ आर एक्स लिख दें। जब हम सिर्फ आर एक्स लिखते हैं तो भी हम आर एक्स वेक्टर का क्या बता रहे हैं? सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। ये चीज़ क्लियर रहेगा आपको? अच्छा, सेम इसी तरह से हम लोग आर वाई के साथ भी कर सकते हैं। आर वाई का अगर हमको मैग्नीट्यूड लिखना है तो या तो हम लोग उसे मॉड में डाल सकते हैं या फिर वो ऊपर का एरो हटा देते हैं। क्लियर रहेगा? अच्छा, तो मुझे ना ये आर एक्स और ये आर वाई कैलकुलेट करना है, यानी इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है ना? तो इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं हम लोग? ध्यान से समझो। सबसे पहली बात, ये मैग्नीट्यूड है। अगर किसी मैग्नीट्यूड के साथ हम कोई वेक्टर लगा देते हैं, अगर हम मैग्नीट्यूड के साथ कोई वेक्टर लगा देते हैं तो यहाँ पर ये जो मैग्नीट्यूड है ये एक वेक्टर बन जाएगा। तो याद करो हमारे पास क्या कोई ऐसा वेक्टर है जो किसी भी मैग्नीट्यूड के साथ अटैच हो सकता है और उस मैग्नीट्यूड का
थोड़ा भी इफेक्ट ना, मतलब उस मैग्नीट्यूड के ऊपर थोड़ा भी इफेक्ट ना पड़े। बात समझ रहे हो? ऐसा कोई हमारे पास वेक्टर है क्या जिसे हम अगर किसी भी मैग्नीट्यूड के साथ अटैच कर दे तो वो मैग्नीट्यूड वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा स्केलर क्वांटिटी से। तो यस, हमारे पास यूनिट वेक्टर है जिसे अगर हम लोग इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, ये आर एक्स को वेक्टर बना देगा वापस से। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि जो आर वेक्टर है ये एक्चुअल में आर एक्स की जगह पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ आर एक्स और इसके साथ में आई कैप। आई कैप क्यों यूज़ किया? आई कैप एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। और आर वाई के जगह पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं आर वाई उसका मैग्नीट्यूड और उसके साथ में मैंने लगा दिया जे कैप। जहाँ पे ये आई और जे क्या है, ये आई और जे कैप जो है ये यूनिट वेक्टर है। ये क्या है? यूनिट वेक्टर है। याद रखना यहाँ पर आई कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है अलॉन्ग एक्स एक्सिस और जो जे कैप है वो आपका यूनिट वेक्टर है अलॉन्ग वाई एक्सिस। क्लियर रहेगा आपको? तो हम लोग आर वेक्टर को अब इस तरह से भी लिख सकते हैं। किस तरह से? आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। बोलो क्लियर रहेगा ये चीज़ सभी को? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपको आगे काम आएगा, ठीक है। यहाँ तक आपके लिए क्लियर रहेगा। तो आर वेक्टर को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं जहाँ पर ये आर एक्स क्या है, आर एक्स क्या है, आर एक्स जो है वो ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और ये आर वाई क्या है, ये आर वाई आपका ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। और इस मैग्नीट्यूड को कैसे कैलकुलेट किया जाए आओ वो समझते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा मेन काम है कि हमें यहाँ पे आर एक्स को फाइंड करना है और हमको यहाँ पर आर वाई को फाइंड करना है। नाउ किस तरह से फाइंड किया जाए आइए समझते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमको पता है कि हमारे पास यहाँ पर ये ओ सी वेक्टर है और ये ओ बी वेक्टर है यहाँ पे और यहाँ पर ओ ए वेक्टर है। ओ सी वेक्टर और ओ ए वेक्टर के बीच में जो एंगल है उसको हम लोग कहते हैं थीटा, जो डायरेक्शन बताता है ओ सी वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। क्लियर रहेगा? अच्छा, तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पर इस ट्रायंगल के अंदर काम करते हैं, यानी कि यहाँ पर हम लोग ट्रायंगल सी ए ओ के अंदर काम करते हैं। क्या फाइंड करने के लिए? ये आर एक्स को फाइंड करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये ना फिलहाल मैं इस पे मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ बस। तो ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? आर एक्स। और उसी तरह ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? आर वाई, है ना। तो मुझे आर एक्स चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल के अंदर काम कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल के अंदर। तो मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल सी ए ओ, इन ट्रायंगल सी ए ओ। इस ट्रायंगल के अंदर आपका थीटा कहाँ पर है? यहाँ पर है। अब मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए यहाँ पे ओ ए। क्या चाहिए मुझे? ओ ए। तो मैं यहाँ पे अपोजिट तो ले नहीं सकता, तो मैं यहाँ पे एडजेसेंट लेता हूँ। क्या लेता हूँ? एडजेसेंट। अब मुझे एडजेसेंट चाहिए, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो आपको एडजेसेंट के बारे में बताता है? यस, इट्स कॉस थीटा। तो मैं यहाँ पे कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाता हूँ, डेट इज कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट यानी कि ओ ए अपॉन में हाइपोटिनेस। यहाँ पे ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला ओ सी है, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हम वेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉस थीटा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ओ ए। क्या है आपका? ओ ए जो है आपका, उस ओ ए का मैग्नीट्यूड है आर एक्स, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर एक्स, ठीक है। अपॉन में ओ सी क्या है आपका? ओ सी का मैग्नीट्यूड, देखो ओ सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? आर वेक्टर नहीं, सिर्फ आर होगा ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ आर। क्लियर होगा? अब ये आर वहाँ जाएगा तो आर एक्स आपको क्या मिल जाएगा? आर एक्स आपको मिल जाएगा आर कॉस थीटा। तो ये जो आपको फॉर्मूला मिला है ये क्या है? ये आपका मैग्नीट्यूड है आर एक्स का। तो आर एक्स का मैग्नीट्यूड कैसे पता चलता है? आर एक्स का मैग्नीट्यूड जो है वो आर थीटा में, या सॉरी आर थीटा बोल रहा हूँ मैं, आर में कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना होता है। यानी कि अगर आपको ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप करोगे क्या? आप ओ सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड में कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। आओ देखते हैं अभी हम लोग ये ओ बी वेक्टर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओ बी वेक्टर के लिए इन ट्रायंगल सी बी ओ। क्या लिखता हूँ? सी बी ओ। अब ध्यान से देखो मैं किस ट्रायंगल में काम कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल सी बी ओ, ठीक है। इन ट्रायंगल सी बी ओ, इस ट्रायंगल के अंदर आप देख सकते हो, इन ट्रायंगल सी बी ओ के अंदर आप ये देख सकते हो कि हमको क्या चाहिए, हमको ओ बी चाहिए। तो ओ बी कैसे मिलेगा? सर पहले एंगल देखो कहाँ पर है। तो देखो एंगल कहाँ मिलेगा? आपको लगेगा एंगल यहाँ पर है, बट यहाँ पर एंगल नहीं है। मुझे बताओ ये बी सी और ये ओ ए दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे? यस, क्योंकि ये रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे हैं ना एक तरह का।
तो यहाँ पर ये जो BC है और ये जो OA है वो एक दूसरे के पैरेलल है और CO जो है एज ए ट्रांसवर्सल वर्क कर रहा है। तो अल्टरनेट एंगल के थ्रू हम ये बोल सकते हैं कि थीटा यहाँ पर बना हुआ है। सही बात है। तो यही थीटा आपका कहाँ बना हुआ है, अब यहाँ बना हुआ है। अब यहाँ पर आपका थीटा मिल चुका है और आप इसी ट्रायंगल में हो CBO के अंदर, और आपको चाहिए क्या, आपको OB चाहिए, और OB क्या है, इस थीटा के अपोजिट में है। यानी कि इस बार आप कॉस थीटा का यूज़ नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे आप कॉस थीटा का यूज़ करोगे तो आपको BC मिलेगा और आपको चाहिए OB, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे साइन थीटा का यूज़ करोगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप साइन थीटा का यूज़ करोगे। साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट में कौन है, OB अपॉन हाइपोटेनियस में कौन है, यहाँ पे 90 डिग्री, हाइपोटेनियस में है OC, तो यहाँ पे आप लिखोगे OC। नाउ आपको पता है यहाँ पे कि जो OB है उसका मैग्नीट्यूड है RY, तो आप यहाँ पे लिखोगे RY अपॉन में आपको पता है OC का जो मैग्नीट्यूड है वो है R, तो आप लिखोगे R। अब ये R वहाँ चला जाएगा तो आपको RY का मैग्नीट्यूड मिलेगा R साइन थीटा। क्या मिलेगा, R साइन थीटा। तो बताओ आपको समझ में आया, आपको समझ में आया कि हम किस तरह से मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं। तो RX है आपका R कॉस थीटा और RY है आपका R साइन थीटा। अब इस तरह से हम लोग बार बार नहीं कर सकते, तो हमको ना ज़रा सा ट्रिक याद रखना पड़ेगा। हमको क्या याद रखना पड़ेगा, हमको ट्रिक याद रखना पड़ेगा। सर क्या है वो ट्रिक, ध्यान से सुनो। अभी मान लो यहाँ पर थीटा इधर था, है ना, और आपको OA फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, आप इस OC के मैग्नीट्यूड को कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये OA मिल जाएगा। ठीक है। इसी तरह इसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर है, अगर आपको वो फाइंड करना है, ध्यान से सुनो, इस OA के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है यानी कि OB, अगर आपको इस OB का मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप सेम काम करोगे, इस R के साथ में कॉस थीटा की जगह बस साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या बोला मैंने, जैसे मान लो कि यहाँ पर आपके पास एक प्लेन है और ये यहाँ पर आपके पास एक वेक्टर है जिसका नाम है R, और यहाँ पे बनता है थीटा। ठीक है। और ये आपका x कंपोनेंट है RX और ये आपका y कंपोनेंट है RY। तो यहाँ पे अगर आपको RX चाहिए तो आप क्या करोगे, आप सिंपली इस R के मैग्नीट्यूड को, ये जो R बार है ना, यानी कि इसके मैग्नीट्यूड R को कॉस थीटा के साथ में मल्टीप्लाई कर दोगे, और इसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर है यानी कि RY है, अगर आपको RY चाहिए तो आप उस RY को भी R से मल्टीप्लाई करोगे, बट कॉस थीटा की जगह क्या ले लोगे, साइन थीटा ले लोगे। क्या ले लोगे, साइन थीटा। बोलो बात समझ आ गया। अब इसको ना अलग तरीके से भी समझ सकते हो आप। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि थीटा इधर है हमेशा RX के साथ कॉस थीटा ही हो। ठीक है। बच्चे यहाँ पे गड़बड़ समझ लेते हैं, उनको लगता है कि RX के साथ हमेशा कॉस थीटा आएगा। देखो ये ज़रूरी नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे थीटा को चेंज कर दिया तो ये कॉस थीटा भी है वो भी चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे वापस से मैं बना देता हूँ आपका प्लेन। ठीक है। ये ओरिजिन है। अब यहाँ पे आपका क्या बन चुका है, R वेक्टर। ठीक है। अब आपका एंगल ना यहाँ फॉर्म हो गया है। अब आपका थीटा जो है यहाँ फॉर्म, पहले यहाँ फॉर्म था, अब यहाँ पर फॉर्म हो चुका है। ठीक है। और ये है आपका RY वेक्टर और ये है आपका RX वेक्टर। अब RX वेक्टर क्या होगा, नहीं सर अब R के साथ में कॉस थीटा मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब बताओ RY वेक्टर क्या होगा, हाँ R के साथ में इस बार कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज याद रखना जिस तरफ थीटा उस तरफ का कंपोनेंट निकालने के लिए कॉस थीटा मल्टीप्लाई करोगे। जिस तरफ थीटा उस तरफ के कंपोनेंट को निकालने के लिए आप कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करोगे और उसके परपेंडिकुलर वाले पे साइन थीटा। तो थीटा इस बार y की तरफ है तो RY निकालने के लिए कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया आपने, और इसके परपेंडिकुलर यानी RX को फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे। तो आई होप अभी आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये बार बार इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप समझ सकते हो थीटा को देख के। जहाँ थीटा वहाँ का कंपोनेंट निकालने के लिए इस मेन वाले जो आपका जो मेन वाला वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड को कॉस थीटा के साथ में आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, और उसके परपेंडिकुलर वाले को निकालने के लिए R साइन थीटा करोगे। बोलो क्लियर रहेगा आपको, पक्का, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हम मैग्नीट्यूड को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। किसके मैग्नीट्यूड की बात हो रही है अभी, RX और RY की। ना यहीं पर बात ख़त्म नहीं होती। ये तो हम लोगों ने बस RX के मैग्नीट्यूड को फाइंड किया और RY के मैग्नीट्यूड को फाइंड किया। हमको R के मैग्नीट्यूड को भी फाइंड करना है, यानी कि इस R के मैग्नीट्यूड को भी फाइंड करना है। ना इसके मैग्नीट्यूड को किस तरह से फाइंड किया जाए, क्या इसका भी कोई फॉर्मूला है? तो यस, इसका भी फॉर्मूला है। आओ समझते हैं हम लोग इस R को कैसे कैलकुलेट किया जाए। ये R तो पता होना चाहिए ना, अगर ये R ही आपको नहीं पता है तो फिर ये RX कैसे आएगा और ये R कैसे आएगा।
तो इस आर को किस तरह से कैलकुलेट किया जाए वो भी देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो आओ देखते हैं इस आर को कैसे कैलकुलेट किया जाए, ठीक है। तो इस आर को कैलकुलेट करने का भी हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। तो ध्यान से समझो। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें आर कैलकुलेट करना है, यानी कि इस ओसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को आर को कैलकुलेट करना है ना। इसे कैलकुलेट कैसे करें, तो इसके लिए आपको आर एक्स और आर वाई पता होना चाहिए। ध्यान से देखो, आर एक्स क्या है आपका, आर एक्स जो है वो आर कॉस थीटा होगा फिलहाल इस केस में, हाँ, क्योंकि थीटा इस तरफ है यार, है ना। जहाँ थीटा होता है उस पर डिपेंड करता है कॉस लगने वाला है कि साइन। तो थीटा यहाँ पर, इसलिए आर एक्स को निकालने के लिए हम लोग आर कॉस थीटा करेंगे, और आर वाई को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आर साइन थीटा। क्लियर रहेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको देता हूँ इक्वेशन 1 और इसको देता हूँ इक्वेशन 2। अब इन दोनों को मैं क्या कर देता हूँ, स्क्वायर करता हूँ और ऐड करता हूँ। क्या करता हूँ, स्क्वायर करता हूँ और ऐड करता हूँ। तो क्या होगा, तो आपका आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर है इज इक्वल्स टू, ये आपको दिख रहा है आर कॉस थीटा द होल स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर अंदर जाएगा तो आर के ऊपर भी स्क्वायर आएगा और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस ये स्क्वायर भी अंदर जाएगा तो आर के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ओके। तो यहाँ पे लिखता हूँ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी आर स्क्वायर यहाँ पे भी आर स्क्वायर। आपका आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉमन, तो आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक, पक्का। अब आप देख सकते हो आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आर स्क्वायर लिखा। अब इसके जगह पे ना मैं 1 लिख सकता हूँ। आप पूछोगे कैसे, तो मैं बताता हूँ, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। याद आया, यस, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोलो या फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोलो, उसका आंसर क्या आता है, 1। तो मैं इतने के जगह पे 1 लिख सकता हूँ। अब आर स्क्वायर 1 सा क्या होता है, आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर ना। अगर यहाँ पे आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करोगे तो इसलिए आपको आर की वैल्यू मिलेगी अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला, किसके लिए, आर के लिए। तो आर का फॉर्मूला है आपके पास अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, जहाँ पे आर एक्स क्या है, आर एक्स है ओ ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड, आर वाई क्या है, ओ बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर आप ओ ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड को स्क्वायर करोगे और आर वाई ओ बी वैक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करोगे और उनको सम करोगे तो उसको स्क्वायर रूट आपको किससे मिलेगा, आर के आंसर में मिलेगा। समझ में आया क्या। तो आर निकालने का ये फॉर्मूला होता है जिसको आप हमेशा याद रखना, इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको आते हैं, ठीक है। तो आर इज इक्वल्स टू क्या आया, अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। बोलो यहाँ तक क्लियर रहेगा, कोई डाउट नहीं। तो आओ ज़रा इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ वेक्टर इज 3i कैप प्लस 4j कैप देन फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करके बताओ। तो देखिए इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप बोल दो लेट, वेक्टर का कुछ नाम आपको अज्यूम करना पड़ेगा, तो हम लोग उसका नाम अज्यूम कर लेते हैं आर। तो लेट आर इज़ अ वेक्टर जो क्या है 3i कैप है प्लस 4j कैप है। बोलो यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना। आपको इस आर का क्या करना है, ये आर वेक्टर है सॉरी, आपको इस आर वेक्टर को क्या करना है, आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना है, यानी कि आपको आर को कैलकुलेट करना है ना। कैसे आप कर सकते हो, तो आपको पता है यहाँ पे इसको आप पहले कंपेयर कर सकते हो। क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, कंपेयर विथ। तो आपको पता चलेगा ये आर कैप इज इक्वल्स टू, इसको आप किससे कंपेयर कर सकते हो, याद है आपको, इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, कंपेयर करने पे आपको आर एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 3 और आपको आर वाई की वैल्यू मिल जाएगी 4। तो आपको क्या मिल गया, आपको x कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड मिल गई और आपको y कंपोनेंट की भी मैग्नीट्यूड मिल गई। अब rx मिल गया, ry मिल गया, तो r आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप वही फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। नाउ r इज इक्वल्स टू, यानी कि इस r का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू अंडर रूट
आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ कि आर एक्स क्या है, आर एक्स है 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस आर वाई क्या है, आर वाई है 4 तो 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो अब मुझे बताओ अंडर रूट कितना आएगा 25, जिसका आंसर है 5। तो यहाँ पे आर आपको क्या मिल गया 5, क्या मिल गया 5। तो इस तरह से आपने आर के मैग्नीट्यूड को फाइंड कर लिया एज अ 5। ठीक है, तो इसको आप 5 यूनिट बोल दो या 5 बोलो। ठीक है, क्लियर रहेगा आपको, पक्का, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग आर के मैग्नीट्यूड को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर रहेगा आपके लिए, पक्का। चलो, तो अभी हम लोग समझते हैं आर का हम लोगों ने मैग्नीट्यूड तो फाइंड कर लिया, आर का हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया, मैग्नीट्यूड तो फाइंड कर लिया। अब इस आर का डायरेक्शन कैसे फाइंड करें, विद द हेल्प ऑफ दिस कंपोनेंट्स। देखो, इस कंपोनेंट का यूज़ करके हम लोग आर के मैग्नीट्यूड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये तो हमको समझ में आ गया है ना। बट अब इस आर के डायरेक्शन को कैसे फाइंड करें इसके कंपोनेंट का यूज़ करके, तो वो अभी हम लोग को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपको फाइंड करना है इस आर का डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब क्या, ये थीटा आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो जब आपसे कोई बोला जाए कि आपको क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ आर फाइंड करना है, यानी कि इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन फाइंड करना है, तो सिंपली वो आपको बोल रहा है कि थीटा फाइंड करके बताओ। क्या फाइंड करके बताओ, थीटा फाइंड करके बताओ। नाउ आप थीटा कैसे फाइंड करोगे, तो ये थीटा आपको फाइंड करना है। देखो किस तरह से फाइंड किया जाए। सबसे पहले आपको ये थीटा ही फाइंड करना है ना, तो आपको ये दो साइड पता होना चाहिए। ठीक है, आपको क्या होना चाहिए, कोई दो साइड आपको पता होना चाहिए। या तो आपको आर पता होना चाहिए, या तो आपको ओ ए पता होना चाहिए, या तो आपको ये ओ ए और ओ सी ए पता होना चाहिए। सी ए दिख रहा है, लेकिन ये सी ए कैसे पता चलेगा। तो एक मुझे बात बताओ, ये सी ए जो है ये किसके इक्वल होगा, ये तो ओ बी के इक्वल होगा ना। मतलब ऐसा बोल सकता हूँ इसका मैग्नीट्यूड आर वाई है ना, बोल सकता हूँ ना। ओ बी का मैग्नीट्यूड क्या है, ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर वाई है। सेम उसी तरह आपका जो ए सी होगा उसका मैग्नीट्यूड भी आर वाई होगा ना, और ओ ए का मैग्नीट्यूड तो आर एक्स है, आपको पता है पहले से। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। ध्यान से देखो, अब मुझे ये थीटा चाहिए। ठीक है, तो मुझे ये आर वाई पता है और मुझे आर एक्स पता है, यानी कि दोनों कंपोनेंट पता है, यानी कि मुझे इस ओ सी के दोनों कंपोनेंट के बारे में पता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाऊँ जिससे मुझे ये दोनों मिल जाए, यानी ये अपोजिट भी मिल जाए और ये एडजेसेंट भी मिल जाए। तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट ये तो टेन थीटा में होता है, तो मैं यहाँ पे टेन थीटा का फॉर्मूला यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा टेन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी कि आर वाई अपॉन आर एक्स। याद रखना ये आर वाई जो है ये ओ बी वेक्टर, यानी कि जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपका कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड है, और ये आर एक्स जो है ओ ए वेक्टर, यानी कि जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपका कंपोनेंट है आर का, उसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अब ये थीटा आपको चाहिए था तो आप 10 को वहाँ भेज दो। तो 10 इज इक्वल्स टू क्या होगा, सॉरी थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, 10 इनवर्स ऑफ आर वाई अपॉन आर एक्स, 10 इनवर्स ऑफ आर वाई अपॉन आर एक्स। तो ये आपको क्या मिल गया, ये आपको मिल गया 10, सॉरी आपको क्या मिल गया, थीटा मिल गया, क्या बोल रहा हूँ अभी, सॉरी। आपको यहाँ पे क्या मिल गया, 10 मिल चुका है। क्लियर रहेगा। तो 10 क्या है आपका, सॉरी थीटा क्या है आपका, 10 इनवर्स ऑफ आर वाई अपॉन आर एक्स, जहाँ पे आर वाई क्या है, आर वाई आपका वाई कॉम्पोनेंट का मैग्नीट्यूड है और आर एक्स आपका एक्स कॉम्पोनेंट का मैग्नीट्यूड है। बोलो क्लियर रहेगा, पक्का, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। ओके, तो अभी तक आप जो कर रहे थे, आप कर रहे थे दो एक्सेस के लिए, है ना, प्लेन के लिए कर रहे थे। बट अगर वही चीज़ थर्ड डायमेंशन में आ जाए तो, यानी कि अब आपके पास अगर एक्स वाई की जगह एक्स वाई और जेड ऐसे प्लेन आ गए तो, अब सोचो यहाँ पर कोई एक वेक्टर है, ठीक है, जो कुछ इस तरफ से निकला हुआ है। ठीक है, अब ये वेक्टर क्या है, स्पेस में ऐसा बाहर आया। ठीक है, अब बताओ इसके कितने कॉम्पोनेंट होंगे। तो याद रखना इस वेक्टर के टोटल 3 कंपोनेंट होंगे, एक होगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, एक होगा वाई एक्सिस के अलॉन्ग और एक होगा जेड एक्सिस के अलॉन्ग। क्लियर रहेगा आपका, पक्का, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करोगे वो भी बताता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ से आप सबसे पहले एक परपेंडिकुलर नीचे साइड ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो ये आपका जो होगा ना परपेंडिकुलर, ये आपको किसका वैल्यू देगा, ये आपको देगा वाई एक्सिस के अलॉन्ग की वैल्यू। समझ में आया, ये आपका अगर आर वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड होगा आर वाई। फिर यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो इसके, तो इधर का जो मैग्नीट्यूड होगा ये आपको देगा किसकी वैल्यू, आर जेड की वैल्यू। समझ में आया, और यहाँ से आप परपेंडिकुलर यहाँ ले लो,
ये आपको पता चलेगा किसकी वैल्यू, सॉरी ये आपका आर एक्स की वैल्यू हो जाएगी और ये होगा आपका आर जेड का वैल्यू, किसका, आर जेड का। तो इस तरह से आपको आर वाई, आर एक्स और आर जेड तीनों मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप लिखोगे कैसे, इसको आप कुछ इस तरह से लिखते हो, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आर एक्स के साथ में क्या लिखते थे, आई कैप, बिकॉज वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। फिर आप आर वाई लिखते थे जे एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है, सॉरी जे आप इसके साथ जे लिखते थे बिकॉज ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग था। अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आप यहाँ पे आर जेड लिखोगे, क्या लिखोगे, आर जेड। और आर जेड कौन सा यूनिट वेक्टर होगा, आर जेड के लिए आप के कैप का यूज़ करोगे, किसका यूज़ करोगे, के कैप। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो, ठीक है, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। याद है ना, इसको हम लोग कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। क्लियर है। अच्छा, रियलिटी में आप जब देखोगे क्वेश्चंस में तो कैसे दिखेगा, कुछ ऐसे दिखेगा, सपोज 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। तो समझ जाना कि आर एक्स की वैल्यू 3 है, आर वाई की वैल्यू 4 है और आर जेड की वैल्यू 5 है। और इनका आप क्या कर लोगे, इनको आप क्या करोगे, अगर आपको आर की मैग्नीट्यूड चाहिए, आर का सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, सिर्फ आर चाहिए, तो आप क्या करोगे, अंडर रूट आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर। कर पाओगे पक्का। आई होप आपको समझा होगा ये वीडियो। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम और एक टॉपिक को लेके बात करेंगे मैथमेटिकल मेथड का, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय बाय।